नमस्कार दोस्तों। मेंस की राइटिंग सेशन में आज फिर आपका स्वागत है। आज 3 डेज हो गए हैं हम लोगों को मेंस की डेली राइटिंग करते हुए, और आज के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको सेंड कर दिए गए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि कार्यपालिका के कार्यों पर विधायी नियंत्रण के प्रमुख साधन क्या हैं? क्या वे वास्तविक अर्थों में प्रभावी हैं? आलोचनात्मक टिप्पणी करें। What are the key instruments of legislative oversight on the actions of executive? Are they effective in real sense? Comment, critically comment. तो देखिए, इस प्रश्न की जो बेसिक डिमांड है वो बेसिक डिमांड है कि आप बताइए कि क्या जो लेजिस्लेचर का कंट्रोल है ओवर एग्जीक्यूटिव वो उतना एफिशिएंट है या नहीं है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जिसके थ्रू लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो पालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बताइए किन किन तरीकों से होता है, फिर ये बताइए कि क्या वो वास्तविक अर्थों में एफिशिएंट है या नहीं है, और उसके बाद अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करिए। सबसे पहले हर क्वेश्चन की तरह इसमें एक इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप बहुत सिंपल लेआउट ड्रॉ करिए अपने आंसर का, और इंट्रोडक्शन में से पहले आप जो चीज लिखिए वो ये है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन का। आप बताइए कि जो 3 ऑर्गन्स हैं उनमें से एक लेजिस्लेचर और दूसरा जो है वो एग्जीक्यूटिव है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में एग्जीक्यूटिव का हेल्प करता है, और एग्जीक्यूटिव उस लॉ और पॉलिसी को लागू करता है। इंडियन सेटअप में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अकाउंटेबल बनाती है टुवर्ड्स द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो। अब आप इसके बाद ये बताइए कि वो कौन से मेजर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसमें आप बहुत सारे मेजर्स को चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे मेजर्स को बता सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला मेजर है कि जो एग्जीक्यूटिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, अंडर आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लोकसभा। यानी कि अब जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा की बात कर रहे हैं। और इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उसका हमेशा वहां पर बहुमत भी होना चाहिए, उसका वहां पर मेजॉरिटी भी होना चाहिए। तो ये जब भी कभी लगता है कि किसी मंत्री ने कुछ गलत किया, मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात पर फोकस रखूंगा कि किसी मंत्री ने कुछ गलत किया या सरकार का कोई निर्णय गलत हुआ, तो अब पूरा मंत्रिमंडल दोषी है उस गलत डिसीजन के लिए। तो इस दोष को साबित किया जा सकता है संसद में, और संसद में इसके खिलाफ जो है कई तरीके के प्रस्ताव लाए जा सकते हैं जो इंश्योर कराएंगे कि पूरा मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लोग। तो यहां से वो मेंटेन करता है अपना कंट्रोल टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो पहली चीज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दूसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और अगर हम दूसरे की बात करें फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि वित्तीय उत्तरदायित्व। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, कोई भी फाइनेंशियल क्लॉज, कोई भी बजट, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रपोजल बिना संसद से पास कराए सरकार
नहीं लागू कर सकती, एक पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड का सरकार नहीं निकाल सकती अगर संसद उसको ऑथेंटिकेट ना करे। किसी भी प्रकार का कोई टैक्सेशन नहीं लगा सकती जब तक वो संसद से ऑथेंटिकेट ना हो। तो इस तरीके से फाइनेंशियली भी एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट है अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, जो प्रोसीजरल पावर्स हैं या प्रोसीजरल डिवाइसेस है। आप तीसरा जो मुद्दा ले सकते हैं वो है प्रोसीजरल डिवाइसेस का। ठीक है, जो प्रक्रियात्मक तरीके, प्रोसीजरल डिवाइसेस। प्रोसीजरल डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ, प्रोसीजरल डिवाइसेस का मतलब जैसे 0 आवर हुआ, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आवर हुआ, जैसे मोशंस हुए, मोशंस मतलब जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन एक्सेट्रा, है ना। डिस्कशंस हुए, हाफ एन आवर डिस्कशन और ये सारे डिस्कशंस हुए। तो इन सब मीडियम से क्या कर रहा है, इन सब मीडियम से लोकसभा या संसद, पूरी संसद कह सकते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे मोशंस हैं जो केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं, लेकिन बाकी सारे मोशंस तो राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं। स्पेशली नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, है ना, ये वाले जो होते हैं वो सारे केवल लोकसभा में लाए। तो इन सब प्रोसीजरल डिवाइसेस के थ्रू जो संसद है वो अपना कंट्रोल मेंटेन करती है सरकार के ऊपर, यानी एग्जीक्यूटिव के ऊपर। जब वो क्वेश्चन पूछेगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जब उसे जवाब देना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसकी सारी चीजों की जानकारी सबके सामने आ जाएगी। क्वेश्चन आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इस प्राइम मिनिस्टर का कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जितने भी प्रोसीजर्स हैं संसद में, उसमें से बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सरकार अगर लगता है कि सही से काम नहीं कर रही और उसका बहुमत नहीं है तो संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्री अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, एडजर्नमेंट मोशन लाया जा सकता है, यानी कि प्रक्रिया को रोक करके किसी भी मुद्दे पर सरकार से सफाई ली जा सकती है, कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोसीजरल डिवाइसेस हैं, उनमें से आप कुछ को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजरल डिवाइसेस हो गए। और इसके साथ साथ जो संसद है वो एक तरीके से रिफ्लेक्शन करता है, किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। तो चूंकि ये पब्लिक ओपिनियन का क्लियर रिफ्लेक्शन करता है, तो सरकार कहीं से भी गलत काम करती है, गलत डिसीजंस लेती है, तो उसमें पब्लिक ओपिनियन क्या है ये सांसदों के थ्रू उसमें पता चलता है। तो ये चीज भी एक कंट्रोल मेंटेन करने का अच्छा तरीका होती है। इसके सिवा एक और चीज है, वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो संसदीय समितियां जो होती हैं वो भी सरकार पर नियंत्रण मेंटेन करने का एक अच्छा तरीका होती हैं। इस तरीके से ये डिवाइसेस हैं जिन्होंने इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन करने के लिए जो दी गई हैं पार्लियामेंट को ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब इफेक्टिवनेस क्या है इनका, जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है उसका, अगर हम देखें इसकी प्रभाविकता क्या है, कितना प्रभावशाली है, जो प्रश्न का हिस्सा है, तो अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस of these mechanism, इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पार्लियामेंट के पास जो है ना, कितना प्रभावशाली है, पार्लियामेंट जो है के पास ये पावर है कि विभिन्न डिवाइसेस के थ्रू, जैसे क्वेश्चन आवर और बाकी सारी डिवाइसेस के थ्रू सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकती है, और इंफॉर्मेशन लेने के साथ साथ सरकार को क्रिटिसाइज कर सकती है। ठीक है, तो क्रिटिसाइज कर सकती है, आलोचना कर सकती है, क्रिटिसिज्म कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी अप्रूवल चाहिए किसी भी विधेयक के लिए, किसी कानून के लिए, प्लान्स का, है ना, पॉलिसीज का,
बिल्स का, इसका अप्रूवल केवल पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पावर है, ये ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करता है और इसकी वजह से बहुत ही इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव पावर तभी तक एंजॉय करता है जब तक कि मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी, या हम इसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस हो। तो अगर उसको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है तो ही वो रख पाएगा। तो इस तरीके से वो उस पर एक बहुत ही क्लियर कट कंट्रोल मेंटेन करती है। ये काफी इफेक्टिव मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जहां पर वो क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात कर रहा है। तो आप बताइए कि संसद को लेकर के संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, संसदीय नियंत्रण को लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन हमें जरूरत है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव को और मजबूत करने की और स्ट्रांग करने की। जब ये और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होगा तो डेमोक्रेसी इनरिच होगी, डेमोक्रेसी एम्पावर होगी, सरकार रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगी, और संसद का कंट्रोल जितना ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार पर होगा उतना ही ज्यादा संसद में उतना ही ज्यादा बेहतर पॉलिसीज निकल के आएंगी देश के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अभी कंट्रोल को और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है। अपने कंक्लूजन के जिस्ट में इस बात को रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हैज द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज रीच्ड टू अ मैच्योर स्टेट इन इंडिया, मैच्योर स्टेज इन इंडिया, डू यू फाइंड एनी स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस रिगार्ड। यानी कि क्या एक बेहतर ढंग से जो स्थानीय सरकार है उनको पावर और अथॉरिटी सही तरीके से मिल चुकी है, मेच्योर हो चुके हैं, ये मेच्योर स्टेज में आ चुका है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, या फिर आपको लगता है कि इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए, इस प्रश्न में बहुत सिंपली लोकल गवर्नमेंट और अथॉरिटी की बात की गई है जिनको पावर्स दिया गया है। यानी कि अगर हम डायरेक्टली कहें तो ये क्वेश्चन जो है डिसेंट्रलाइजेशन, या यूं कहें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है। अब आप इसमें जो इंट्रोडक्शन देंगे वो सिंपली स्टार्ट करिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोविजन से। आप बताइए कि 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा भारत में लोकल गवर्नमेंट्स की स्थापना की गई, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। जो एक ड्रीम था, जो एक ड्रीम था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ने का, यानी कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र से सहभागी लोकतंत्र में आगे बढ़ने का, उस मैकेनिज्म को एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और भारत में लोकतंत्र में जो लोकल गवर्नमेंट की स्थापना के साथ साथ इसी के अंतर्गत जो 11th और 12th शेड्यूल है, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, में लोकल बॉडीज को, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनको बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स दी गई, एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई। तो इस तरीके से उनको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कई सारे प्रावधान। इसके बाद आप बताइए कि जो क्योंकि प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या ये एक तरीके से मैच्योर स्टेज में पहुंच। अब आप बताइए, अब क्वेश्चन की मेन बॉडी आपको ये बताना है कि ये वास्तव में मैच्योर स्टेज है या नहीं है। सोल्यूशन ऑफ पावर है, वो क्या मैच्योर स्टेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो अब आपको अपना व्यू पॉइंट रखना है। आप सिंपली इसको स्टार्ट कर सकते हैं कहां से,
कि एक बहुत अच्छा संविधान संशोधन, एक बहुत अच्छी व्यवस्था का प्रयास किया गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन ये कई जगहों पर लैक करता है, कई जगहों पर इसमें कमियां हैं, जहां पर दिखता है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर अभी तक मैच्योर नहीं हो पाया है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसके बाद आप अपने नंबर 1 में आप बताइए कि आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243G ये कहता है कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उन सबको हमें कैसे एम्पावर और स्टैब्लिश करना है, एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि प्रशासन की इकाई के रूप में इनका विकास करना है। तो ये आर्टिकल 243G का जिस्ट है। लेकिन जो हमने एक्सपेक्ट किया था, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी, वो चीजों पर बाहर से डिपेंडेंट ना रहे, यही तो सेल्फ गवर्नमेंट हुआ। लेकिन अब जब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो ना तो फाइनेंशियली वो सेल्फ डिपेंडेंट है, ना वो एग्जीक्यूटिवली सेल्फ डिपेंडेंट है। तो अब ये जो स्पिरिट थी वो ना तो फाइनेंशियल सेक्टर में पूरी हो रही है, ना एग्जीक्यूटिव सेक्टर में पूरी हो रही है, ना प्लानिंग के सेक्टर में पूरी हो रही है, ना प्लान एग्जीक्यूशन के सेक्टर में पूरी हो रही है। तो ये जो स्पिरिट थी सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, वो एक्सपेक्टेशन अभी तक फुलफिल नहीं हो पाई है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इसके लिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, अर्बन लोकल बॉडीज की स्थापना की। वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर आइदर विद रेफरेंस टू, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन कर दिया डिवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए, हमने लोकल लेवल पर प्लानिंग के लिए मैकेनिज्म बना दिया, ठीक है ना। लोकल लेवल पर एग्जीक्यूटिव के लिए कहा कि आप एग्जीक्यूशन अपना खुद करिए। बट द थिंग इज, ना स्टेट गवर्नमेंट पावर्स को रियल में ट्रांसफर करती है और ना ही वो बहुत ही रिलक्टेंट है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं, पावर्स के डिवोल्यूशन के लिए, ठीक है। उनका इंटरफेरेंस इन मामलों में बहुत ज्यादा होता है, तो रियल डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स अभी तक नहीं हुआ। तीसरा, पावर के बाद और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिवोल्यूशन ऑफ फंड। डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, देखिए पंचायतों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, पंचायतों के साथ सबसे बड़ी समस्या रही है उनका अपना फंड। बहुत ही छोटे छोटे तरीके के टैक्सेस लगाने के उनको अधिकार दिए गए हैं, जो उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा ही नहीं कर सकते। तो जब उनकी फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी होंगी तो वो डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर। अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये प्रोविजन कर दिया कि हर स्टेट में एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को स्टेट गवर्नमेंट मानती नहीं है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट मानती नहीं है, तो वो चीज तो फुलफिल होती ही नहीं है। तो जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड का कॉन्सेप्ट था, जहां पर फाइनेंस कमीशन बना करके स्टेट का कहा गया था कि वो रिकमेंड करेगा इसके लिए, जिसकी रिकमेंडेशंस को जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स डिनाई कर देती हैं या होल्ड पर रहने देती हैं। तो होता क्या है कि वो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स नहीं है, और आपके पास फंड नहीं है तो आप सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट हो ही कैसे पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक स्पिरिट थी लोकल बॉडीज को लाने के लिए, वो स्पिरिट थी, वो स्पिरिट थी कि हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाएंगे, यही तो मैंने आपको बताया। तो जो इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन का पार्ट था वो भी पूरा नहीं हुआ। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन जो हमें उम्मीद थी वो भी हमें उस तरीके से पूरी होती नहीं दिखी। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो अभी तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और अर्बन लोकल बॉडीज में ना तो पावरफुल हो पाए ना रिप्रेजेंटेटिव्स हो पाए। तो इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन क्लियरली हो इन लोकल बॉडीज में डायरेक्टली, तो ये वाला पोर्शन भी हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। चौथी के बाद पांचवी एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो है करप्शन की, ठीक है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। तो अगर आप देखें लोकल बॉडीज में करप्शन भी बहुत हाई लेवल पर है, तो उस करप्शन को कट डाउन करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम कोई बड़ा स्टेप नहीं उठा पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही।
तो जो करप्शन का एंगल है वो भी पंचायतों के जो सॉरी लोकल गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि क्वेश्चन लोकल गवर्नमेंट का है, तो वो भी लोकल गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेशंस थे उनको पूरा होने में बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करता है। इस तरीके से आप 2-4 पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर थोड़ा सा इनरिच हो जाएगा। इसके बाद एक सजेशन दे दीजिए, सजेशंस को दे दीजिए। सजेशंस में आप सिंपली ये बताइए कि जैसे ग्राम सभा है, कुछ मैं अलग से सजेशन बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जनरलाइज सजेशन भी लिखेंगे, ठीक है। जैसे ग्राम सभा है, ठीक है, तो ग्राम सभा की कोई भी मीटिंग बिना कोरम पूरा हुए नहीं होनी चाहिए, और इस कोरम में वुमेन पार्टिसिपेशन इंश्योर होना चाहिए, SC ST का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर होना चाहिए। तो ग्राम सभा की कोई भी बैठक बिना कोरम के नहीं होनी चाहिए। अभी तक कोरम का नियम नहीं लगाया गया, तो क्या होता है कि 4 लोग आए और मीटिंग हो गई और डिसाइड हो गया, तो एक कोरम मिनिमम होना चाहिए। उस कोरम को पूरा करने के बाद ही ग्राम सभा की मीटिंग को वैलिड किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जितनी समस्याएं बताएं उन्हीं में से आप और सजेशंस दे दीजिए कि फंडिंग जो है, फंडिंग का एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और एक लॉजिकल तरीका होना चाहिए जिससे उनकी फंडिंग कॉन्टिन्यूअसली और सही तरीके से होती रहे। इसके साथ साथ आप बताइए कि जो हमारे देश में प्लानिंग का अप्रोच है, ठीक है, उस प्लानिंग के अप्रोच में भी हमें चेंज करना होगा, यानी कि अब हमें बॉटम अप प्लानिंग, बॉटम अप प्लानिंग का जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांगली डेवलप करना होगा अगर हमें लोकल बॉडीज को और ज्यादा पावरफुल बनाना है। प्लान ऊपर से नीचे नहीं आने चाहिए, नीचे से ऊपर जाने चाहिए, यानी कि जो लोकल जरूरतें हैं उन बार उसके बारे में, लोकल विकास की जो योजना है उसके बारे में, जो लोकल आवश्यकताएं हैं उसके बारे में लोकल बॉडीज को ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि वही उसको सबसे बेहतर तरीके से समझती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड हमेशा से होती रही है कि लोकल ब्यूरोक्रेसी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकल ब्यूरोक्रेसी यानी स्थानीय नौकरशाही की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि वहां पर जो रिक्वायर्ड मैन पावर है जो कि स्पेशलाइज्ड हो उस डेवलपमेंटल प्लान को लेकर के और एग्जीक्यूशन को लेकर के, ऐसे लोगों को वहां पर रखा जाना चाहिए। जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी है उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना जरूरी नहीं है। तो एक तरीके से आप बताइए कि मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी इन्हें पूरा करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आप सजेशंस दीजिए कि क्यों ये चीज अभी तक की नहीं, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए और इन दोनों क्वेश्चंस को आपने देख लिया, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और अब आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। कल फ्राइडे है, फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेते हैं। हम लोग कल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।